जोहार, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोरेन द सोरेन शो में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस शो के जो मेहमान हैं उनका नाता किताबों से है। किताब पहली बार लिखी है उन्होंने, ये पहली किताब है उनकी जो प्रकाशित हुई है। लेकिन किताबों से नाता इसलिए है कि लंबे वक्त तक ये पढ़ाई करते हैं। पढ़ कर के ये देश से दूसरे देश चले गए, यानी विदेश चले गए, और फिलहाल नॉर्वे के ऑस्लो यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, अध्यापन करते हैं। और इनकी जो किताब आई है, ये किताब प्रकाशित हुई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो जानी मानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसके प्रेस से ये किताब प्रकाशित हुई है। और बिरसा मुंडा पर हाल के दिनों में आने वाली किताबों में ये शायद पहली किताब है। वैसे महात्मा गांधी में पूरी दुनिया को दिलचस्पी है, लेकिन महात्मा गांधी के साथ साथ बिरसा मुंडा में भी पूरी देश और पूरी दुनिया की दिलचस्पी है। 90,000 से ज्यादा महात्मा गांधी पर शोध किए गए और उनके साथ उस वक्त आजादी के संघर्ष में रहे कई शहीदों पर ऐसे ही हजारों सैकड़ों शोध किए गए। पर मुझे लगता है कि बिरसा मुंडा पर बेहद कम शोध किए गए। तो इन किताबों के जरिए बिरसा मुंडा की जिंदगी में, उन इतिहासों में नहीं बल्कि वर्तमान में बिरसा मुंडा को देखने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ एक युवा लेखक जिन्होंने इन किताबों को लिखा है, जिन्होंने बिरसा मुंडा पर हालिया शोध किया है, वो हमारे साथ हैं राहुल रंजन। राहुल जी, स्वागत है आपका ट्राइब टीवी में। जोहार। जोहार। इस किताब का नाम है द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया। ये नाम थोड़ा पेचीदा भी मुझे लग रहा है, और चूंकि किताब अंग्रेजी में है इसलिए बहुत धीमी गति से मुझे ये किताब पढ़नी होगी। कई बार डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ सकता है। फिलहाल इनसे ही हम समझते हैं कि इस किताब में आखिर है क्या। इतने पन्नों तक जाने से ज़्यादा आसान है कि हम इनके शब्दों में थोड़ी किताब के बारे में समझने की कोशिश करें और बिरसा मुंडा को समझने की कोशिश करें। आखिर शुरुआत हम किताबों से करेंगे, और किताब में जब मैं पढ़ता हूँ तो किताब पढ़ने से पहले मैं इसे सूंघता हूँ, क्योंकि कागज़ों की खुशबू, किताब की खुशबू मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अब यह मौजूदा जो जनरेशन है, यह किताबों से उतनी दोस्ती नहीं करती। लेकिन हर रोज़ तकरीबन रांची राजधानी में एक ना एक किताब प्रकाशित होती है। क्या लगता है कि किताबों की दुनिया सिमट रही है, या फिर किताबों की दुनिया वैसे ही जिंदा है जैसे पहले हुआ करती थी? किताबों की जिंदगी अभी भी है, बट दायरा फैल रहा है। पहले हम किताबें सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, अब हम किताबें किंडल में पढ़ते हैं, अब हम किताबें यूट्यूब के द्वारा पढ़ते हैं, अब हम किताबें मैगजीन्स के द्वारा पढ़ते हैं, अब हम किताबें ऑडियो के द्वारा पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि पढ़ने वालों का दायरा बढ़ गया है। किताब अभी भी वही है, बल्कि और आगे बढ़ रही है। किताबों की शक्ल बदल गई है, अब डिजिटल हो गई है किताबें। अब वो कागजों में तक ही सीमित नहीं है। यह किताब बिरसा मुंडा पर शोध करने की, किताब लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? मैंने अपने पहले की पढ़ाई JNU से की है। जब मैंने MPhil में एक रिसर्च किया था लैंड एक्विजिशन एक्ट में, जिसमें कई आदिवासी प्रभावित हुए थे जो कि रांची के अगल बगल एरिया में रहते हैं। तो उस शोध के दौरान मैं बहुत सारे लोगों से मिला, प्राइमरीली आदिवासी औरतें, जो इस लैंड एक्विजिशन के कारण, अध्यादेश के कारण उनके जीवन पे बहुत फ़र्क पड़ा था। और उस इंटरव्यूज़ के द्वारा मुझे पता चला कि हमेशा बिरसा के यादों का हमेशा इस्तेमाल किया जा रहा था उनके इंटरव्यूज़ में। वो हमेशा बोलती थी कि बिरसा का आक्रोश जिंदा है। तो मुझे लगा कि एक लेवल पे पॉलिसी इम्पैक्ट है लोगों के लाइफ में जो लैंड एक्विजिशन के थ्रू हुई है। दूसरी लाइफ पे लोगों के अंदर रेजिलियंस है, और मुझे इंटरेस्ट इस बात पे आया कि ये जो ताकत है लोगों के अंदर, ये ताकत क्यों बिरसा मुंडा से आ रही है। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अभी एक कदम पीछे लूँ और मैं जानने की कोशिश करूँ कि एक 19वीं सदी का आइकन आज भी इंडिया में लोगों के अंदर, स्पेशली आदिवासियों के अंदर, इतना जीवित कैसे है। तो मैंने डिसाइड की कि मैं एक डॉक्टरल थीसिस में अपनी PhD लिखूंगा बिरसा मुंडा पे। जी। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई, और क्या कुछ कंटेंट आपने तलाशा, फील्ड से, आर्काइव से या लाइब्रेरी से?
तो इस किताब को बहुत अलग अलग स्तर पे लिखा गया है, अलग अलग समय में लिखा गया है, अलग अलग शोध के थ्रू लिखा गया है। मैंने अपनी शुरुआत लंदन में की थी, जहाँ मैं पीएचडी स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि वो वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पहली किताब लिखी गई थी बिरसा मुंडा पर, जो के.एस. सिंह ने लिखी थी। तो मैं और वो, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे सालों बाद। तो मुझे ये लगा था कि के सिंह जब बिरसा के बारे में लिखते हैं तो मुझे लगा कि वो हर चीज़ के बारे में एक प्रमाण देते हैं, सम काइंड ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस बेस्ड राइटिंग जो है वो बहुत इम्प्रेसिव लगा मुझे। तो फिर वो जब बिरसा के अरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो मैं उनके सोर्सेस को ढूंढ रहा था कि ये सोर्स कहाँ पे है। मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, इतिहासकार नहीं हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी में की है। तो मैंने सोचा कि मैं इस सोर्स को ढूंढूंगा, मुझे देखना है कि आखिर बिरसा अरेस्ट कैसे हुए। तो मैं लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की CMS क्रिश्चियन मिशन सोसाइटी और नेशनल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली में मैंने फाइल्स दर फाइल 9 महीने तक इस लेटर को ढूंढने की कोशिश किया। और 9 महीने के अंत पे ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक दिन सुबह जुडिशियल फाइल के बीच में एक लेटर ऑफ अरेस्ट था जिसमें लिखा हुआ था कि हियर बाय आई डिक्लेयर द अरेस्ट ऑफ द रिंग लीडर बिरसा मुंडा एंड हिज फॉलोअर्स। और ये लेटर 8 फरवरी को पहुंचा था 1900 में, और ये ब्रिटिश ऑफिशियल ने लिखा था। तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी ठहर गई है कि मैं एक 19th सेंचुरी के आदिवासी लीडर जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया काम करने के लिए, उनके अरेस्ट लेटर को देख रहा। तो मैंने तुरंत एक फ़ोटोग्राफ लिया। कितनी बड़ी थी वो? वो बहुत छोटी सी एक लेटर थी, बहुत पुरानी सी कागज। आप सोचिए ये 19th सेंचुरी का लेट 19th सेंचुरी का पेपर मटेरियल, और वो इंटरेस्टिंगली जुडिशियल फाइल के बीच में थी। वो केसेस जो लैंड लॉ लिटिगेशन से जुड़ी है, जमीनी स्तर पे जो लड़ाई हो रही है कोर्ट में, उनसे जुड़ी हुई फाइल के बीच में एक अरेस्ट लेटर था। तो मैंने तुरंत उसका फोटोग्राफ लिया और अपनी माँ को भेजा कि मैं अब कन्विंस्ड हूँ कि मैं इस पे रिसर्च जरूर करूँगा। और वहाँ से मैंने फिर इस पे और शोध करना शुरू किया और नए फाइंडिंग्स। कितने वक्त लग गया आपको? मैंने अपनी PhD 4 साल में की, बट मैं इस पे रिसर्च अपने MPhil के समय से कर रहा था। तो मुझे कुल मिला के 6 साल का समय लिखा, और मुझे 2 साल और लगे मेरे आर्ग्यूमेंट्स को, मेरे किताब को एक शेप देने के लिए, एक स्टोरी की तरह बताने के लिए, एक आम जनता के लिए। तो मुझे करीबन 6 साल लगे इस किताब को फाइनली किताब के फॉर्म में लाने के लिए। फील्ड भी विजिट किया, बिरसा मुंडा के इलाकों को भी? जी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का एक सबसे बड़ा नियम है कि आप एथनोग्राफिक टूल्स यूज़ करते हैं। एथनोग्राफी वो होता है जिसमें आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, जो एक अपने आप में एक नॉलेज प्रोड्यूस करती है एज अ काउंटर हिस्ट्री टू ऑफिशियल हिस्ट्री। क्योंकि ऑफिशियल हिस्ट्री ये था कि कागजों में उनका अरेस्ट लेटर है, जुडिशियल लेटर है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आज आदिवासी क्या सोचते हैं। तो मैं खूंटी में मैंने अपनी फील्ड वर्क की 9 महीने की, और मैं रांची से काफ़ी दिन मैं रहा खूंटी में, और मैं रांची से जाता आता रहा। और इस प्रोसेस में मैंने बहुत लोगों से मुलाकात की, और ज़्यादातर लोग बड़ी दिलचस्प मुलाकात रही होगी। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम उस पूरे मुलाकात और लोगों से बातचीत में, आपने चूंकि 9 महीने का आपने कहा कि विजिट का है, 9 महीने का ये चाइल्ड जो है मेरे हाथ में है, बच्चा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद राहुल जी से सुनेंगे कि इन्होंने वहाँ खूंटी के लोगों से क्या संवाद किए और क्या कुछ हासिल किए। शायद इस बुक में वो तस्वीर भी होगी जिस लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं, वो इसकी तस्वीर भी इसके अंदर होगी। कभी आप खोलकर देखिएगा, मैं भी देखूंगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ इस बुक के लेखक हैं, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, राहुल रंजन। पॉलिटिकल शब्द क्यों जोड़ा गया है यह भी हम राहुल जी से जरूर समझेंगे, लेकिन इससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले, खूंटी की अपनी दास्तान सुना रहे थे, उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं कि आदिवासियों के साथ संवाद में बिरसा की क्या बातें निकल कर आई। मैंने अपनी फील्ड वर्क बहुत सारे पार्ट में की, बहुत सारे अलग अलग भाग में किया। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं किसी भी लीडर से नहीं मिलूँगा,
क्योंकि मुझे एक ऑफिशियल हिस्ट्री नहीं क्रिएट करनी थी, मुझे एक ऑर्डिनरी हिस्ट्री क्रिएट करनी थी इस किताब में। तो मैं बिरसा के जन्म स्थल पे गया, वहाँ पे उनकी जो उनका जो घर है, मैं उसको विज़िट किया, वहाँ पे जो लोग हैं मैंने उनसे बात की, और मैंने बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डिनरी लोग जो उस मोहल्ले में या उस गांव में रहते हैं, उलिहातू में, उन लोगों से बात करने की कोशिश की कि उनकी क्या समझ है। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक लेवल पे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि जो खूंटी में स्टैचू है, जो बिरसा की गोल्डन कलर की स्टैचू है, जो कि गोल्डन क्यों है ये मुझे नहीं पता, बट वो गोल्डन कलर की स्टैचू है, उसका क्या महत्व है आदिवासी समाज के अंदर। मुझे भी नहीं समझ में आता, कहीं ब्लैक कर दिया जाता है, कभी गोल्डन कर दिया जाता है, रंग उनके अलग अलग जगह के मूर्तियों के अलग अलग। जी जी, और ये बहुत ही मेरे हिसाब से जब हम स्टैचू को देखते तो हम सोचते हैं कि एक स्टैचू जो है वो एक पैसिव ऑब्जेक्ट है, कि उसके अंदर जान नहीं है, वो बस एक इंस्टॉलेशन है एक किसी इंसान के बारे में। बट मुझे हमेशा से ये मेरा मानना है कि स्टैचूज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक हिस्ट्री को डिपिक्ट करती है। तो भले वो एक इंसान का स्टैचू हो, बट उस एरिया के लिए, उस आने वाले जाने वाले लोगों के लिए जो वहाँ पे होंगे, उनके लिए इसका महत्व काफ़ी अलग होगा। तो मैंने खूंटी में मैं अपने शब्दों पे बहुत ध्यान देना चाहता हूँ कि मैंने खूंटी में बहुत कुछ सीखा आदिवासियों से, जो ना मुझे मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया इंडिया में, ना जो आज के टाइम पे यूनिवर्सिटी में रिसर्च टूल्स की तरह पढ़ाया जा रहा है। तो जब मैं खूंटी गया था तो मैं ये सोच के गया था कि मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ, ये मेरी फील्ड वर्क है, मैं एक डेटा क्रिएट करूँगा, मैं एक किताब लिखूँगा जो एकेडमिक लोग पढ़ेंगे। और उस दौरान जो मैंने 9 महीने फील्ड वर्क के दौरान लोगों से बात की, एंड ये 9 महीना सिर्फ अकेला नहीं है, इसके पीछे मेरे एमफिल के काम थी, जब मैंने और लोगों से बात की थी, और बीच में मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहा। गूंजल मुंडा आप जानते होंगे, रामदयाल मुंडा के बेटे हैं, अभय मिन्स, मेघनाथ जी जो अखड़ा चलाते हैं, रुपेश, ये सारे लोग ने मुझे इतनी मदद की फील्ड में जाने के लिए। तो मैं देखता हूँ आज इन रेट्रोस्पेक्ट, अगर मैं पीछे देखता हूँ कि मैंने कैसे लिखा, तो मैं आर्म्ड होके गया था ये वेस्टर्न और इंडियन सो कॉल्ड रिसर्च टूल के साथ, और मैंने पहले वीक और दूसरे वीक में ही ये सोचा कि मैं इन टूल्स को नहीं यूज़ करूँगा, मैं सिर्फ वो चीज़ सीखूँगा जो मुझे सिखाया जाएगा इस समाज के स्तर पे और इन ऑर्डिनरी लोगों से। तो जो बाकी का 9 महीना था वो सिर्फ मेरे डायरी नोट्स और फोटोग्राफ और सिर्फ सीखने में चला गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरे जो टूल्स थे जो मैं लेके आया था वो कितने हेल्पफुल थे। और मैं ये सवाल पूछता हूँ इस किताब में कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, क्या वो इफ़ेक्टिव हैं जब आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं? क्योंकि इंडिया में एक मैं बहुत यंग स्कॉलर हूँ तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, शायद मुझे और पढ़ना है, बट मुझे लगता है कि मैं जितनी पढ़ाई की है इंडिया में, हम शोधकर्ता को ये नहीं समझाते हैं कि जब आप कहीं फील्ड वर्क करने जाते हैं तो आपका पहला प्रिंसिपल सबमिशन होना चाहिए। आप किसी समाज में जाते हैं, आप उन्हें ये नहीं बोलेंगे कि मैं आप पे शोध करने आया हूँ, मैं आपसे सीखने आया हूँ। और ये सीखने के लिए शायद ये एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। आपको शोधकर्ता के बजाय लर्नर बनना पड़ेगा। जी, और आपको अपने फील्ड वर्क का जो आइडिया, रोमांटिक आइडिया है कि वहाँ पे आपको सारे लोग मिल जाएंगे, आप उनसे बात बिरसा मुंडा जैसे जिन इलाकों में आपने दौरा किया होगा, बिरसा मुंडा उन इलाकों में भगवान की तरह माने जाते हैं, और एक कम्युनिटी है बिरसाइत, उन लोगों से भी मुलाकात हुई होगी। जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, इसलिए क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव हैं, बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ हैं लोगों के। आदिवासी एक समाज नहीं है, बहुत समाज है एक साथ। तो एक आदिवासी आइडेंटिटी है, बट विद इन आदिवासी डिफरेंट अपने सामाजिक स्तर पे अलग अलग बिलीफ लोग रखते हैं। तो जो बिरसाइट हैं, जो मेरी बिरसाइट से हैं, जो मैं इसके आखिरी चैप्टर में लिखता हूँ, बिरसाइट्स का बहुत अलग नज़रिया है अपने आप को देखने का और अपने थ्रू दूसरे आदिवासियों को देखने का। तो जो पूरा आइडिया था बिरसाइट्स का कि हम
प्योर रिलीजियस बिरसाइट्स हैं, हम आदिवासी। तो ये जो फ़र्क था ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटीज़ में ये ट्रेंड किया गया था कि ये आदिवासीज़ हैं, ये होमोजेनस सोसाइटी हैं इंटरनली। लेकिन जब आप जाते हैं, देखते हैं बिरसा का जो फ़र्क है हर कम्युनिटी में विद इन आदिवासी सोसाइटी बहुत अलग तरह का है। तो एक की फाइंडिंग ये था कि ये कभी भी अज्यूम नहीं करना चाहिए कि बिरसा सिर्फ एक फिगर है। एक फिगर है, वो एंटी कॉलोनियल रिबेलियस फिगर है नेशनली, बट बिरसा भगवान भी है। और जब मैं सैल रकाब में था, बहुत इंटरेस्टिंगली, तो मैं जो दुम्बारी बुरू है वहाँ जा रहा था। तो मैंने एक वहाँ के रहने वाले स्थायी इंसान से बात की और मैंने उन्हें बोला कि मुझे आप सिखाइए इसके बारे में कि यहाँ पे क्या हुआ था। और ये एक ऐसा साइट है दुम्बारी बुरू जिस पे मैंने एक्सटेंसिव आर्काइवल रिसर्च की थी, क्योंकि इस पे बहुत सारे दस्तावेज हैं लंदन में कमीशन्ड जो आपको बहुत स्केल पे बताते हैं कि दुम्बारी बुरू में क्या हुआ। तो मैं ये सब पढ़ के आया था। क्या फिगर है? वैसे तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन आपने चूंकि आर्काइव से आपने वहाँ झांक कर देखा, दुम्बारी बुरू के उस फाइट्स के बारे में क्या लिखा गया है वहाँ? बहुत सारे क्लेम्स एंड डिस्प्यूट हैं। तो बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनका कहना था कि 25 लोग थे, दूसरे ब्रिटिश ऑफिशियल जो हैं उनका कहना था कि 60 लोग थे। जो फोक मेमोरी है, जो जिस इंसान ने मुझे बताया इनके बारे में, दुम्बारी बुरू के बारे में, उनका कहना था कि 100 के सैकड़ों में लोग थे, बहुत सारे, 300 से ज्यादा भी फिगर बताया जाता है। बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है, क्योंकि ये आपको बताता है कि ऑफिशियल हिस्ट्री में किसको दर्जा मिलता है याद रहने के लिए, एज अपोज टू फोक मेमोरी, जिसमें लोग एक हिस्टोरिकल इवेंट को अलग तरीके से रखते हैं क्योंकि वो उनके समाज के बारे में है। बिरसा के डेथ के बारे में भी कुछ आपको आर्काइव में मिला? डेथ के बारे में कोई रीज़न नहीं है। इनका जो लास्ट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वो ये है कि वो अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद मैं पेपर ट्रेस नहीं कर पाया क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए कहीं इतिहास में भी ये जिक्र नहीं आता है कि उनकी मौत कैसे हुई, कि और शायद कोई एविडेंस भी ना मिला हो। आपने अभी हाल ही में फिर खंगाला है इसको। बिरसाइतू से मेरी भी कई बार मुलाकात हुई, कुछ बातें बिरसाइतू ने बताई, शायद आपने भी सुना हो या जाना हो, या हो सकता है मुझे कंफ्यूज किया गया हो। बिरसा मुंडा को अपने 19 या 20वें अवतार के रूप में मानते हैं जी। ऐसा आया आपके नॉलेज में? नहीं, ऐसा तो नहीं, बट मैं जिन बिरसाइट से मिला था उनका मानना ये था, उन्होंने मुझे एक पेपर भी दिखाया था जिसकी एक फोटोग्राफ इस बुक में है, जहाँ पे वो मानते हैं कि बिरसा मुंडा जो है वो नेशनल फिगर है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जिस किसी ने भी इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया, ये 20 पेज की डॉक्यूमेंट थी, उसमें इसने बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि बिरसा मुंडा जो है वो गांधी और नेहरू इनके लाइन में है। तो ये कंसर्टेड एफर्ट रहा होगा जिस किसी ने इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया होगा कि बिरसा को नेशनलिस्ट फिगर का रूप देने के लिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बिरसा नेशनलिस्ट हैं और वो थे, बट मुझे लगता है कि प्राइमरीली बिरसा अबुआ दिसुम और अबुआ राज के लिए लड़ रहे थे। आप उसको उस स्ट्रगल को आप उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, ये तो नेशनल लेवल पे लड़ाई हो रही थी। उनके एक अनुयायी ने मुझे कहा था कि बिरसा ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, कभी तीर धनुष उन्होंने नहीं चलाया, लेकिन हम जहाँ भी उन्हें तस्वीरों में पाते हैं तो वो तीर धनुष उनके हाथ में नजर आता है। और इसके लिए आपको ज़्यादा एविडेंस नहीं चाहिए। ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में कि स्पीयर के थ्रू, तीर और धनुष के थ्रू दुम्बारी बुरू पे अटैक कर रहे थे। स्ट्रेटफील्ड जो ऑफिशियल थे उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, उनके आर्मी के ऊपर अटैक्स होते थे। ये बहुत कॉमन। बट बिरसा मुंडा ने कभी तीर नहीं चलाया, उनके अनुयायियों ने या उनकी सेना में जो शामिल थे, बट बिरसा मुंडा हमेशा गांधी की विचारधाराओं पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में, मतलब अहिंसक थे, हिंसा पर वो भरोसा नहीं करते थे। ये एक विचारधारा है, ये एक तरह, एक नजरिया है देखने का। अगर वो गांधीवादी होते तो शायद उनके अरेस्ट लेटर में द रिंग लीडर बिरसा मुंडा नहीं लिखा होता, द पैसिफिस्ट बिरसा मुंडा लिखा होता। ये भी हो सकता है कि ये क्रिएट किया गया हो, हो सकता है। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं उस आर्काइव को पढ़ने के लिए। जहां तिलका मांझी और सिद्धू कानू के जो गैजेट हैं उस वक्त के भागलपुर के जो सरकारी दस्तावेज हैं, अंग्रेजों के दस्तावेज हैं, उनमें उन्हें कहीं पर शायद ऐसा भी लिखा गया है कि वो
वो लूट मार किया करते थे, ऐसी बातें भी कही गई है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, छोटे सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बिरसा पर कुछ दिलचस्प बातें और हम जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। और द सोरेन शो में हमारे साथ हैं राहुल रंजन, जो युवा लेखक हैं। इन्होंने जो किताब लिखी है द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी। एक बात अच्छी खबर यह भी है कि कोलकाता के बुक फेयर में 25 करोड़ की किताबें बिक गई। किताब लिखने वाले, किताब पढ़ने वाले दोनों के लिए अच्छी खबर है, सुकून देने वाली खबर है। बहरहाल हम बिरसा मुंडा पर चलते हैं। द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी, बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये टाइटल क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये टाइटल बताना चाह रहा है कि जब हम सोचते हैं स्मृतियों के बारे में, इंसानी यादों के बारे में, तो हम ये सोचते हैं कि उसका अपना एक लाइफ टाइम नहीं होता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी नहीं होती, हमारी सोच की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बेसिकली सिग्निफाई करती है कि हर एक याद, और पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि स्पेसिफिकली ये डायरेक्टेड है बिरसा रिबेलियन पे, हर एक याद में एक कैपेसिटी होता है, एक हिस्ट्री में हुए चीज़ को फिर से लाने के लिए, जगाने के लिए। तो पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बेसिकली बताने की कोशिश करती है कि कैसे एक आइडिया जो 19th सेंचुरी में बिरसा मुंडा ने यूज़ किया था, उसकी आज भी रेलेवेंस उतनी ही है आदिवासियों के विदिन। तो ये उसका मेमोरी का पॉलिटिकल पावर बताने की कोशिश करती है। गांधी पर जितने शोध हुए, बिरसा मुंडा पर उतनी बातें नहीं हुई। कभी ये मलाल लगता है या कभी इसके पीछे कुछ तथ्य भी नजर आते हैं? मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ, मैं खुद के बारे में बोल सकता हूँ कि मुझे लगता है कि हर एक रिसर्च एक पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़ा होता है। बहुत सारे रिसर्चर ये मानते हैं कि वो ऑब्जेक्टिवली रिसर्च करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। आपका अपना एक पर्सनल इंस्पिरेशन या इंटरेस्ट होता है। तो शायद ज़्यादा इंटरेस्ट गांधी और नेहरू में इसलिए है क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा लिखा गया, तो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक आप आदिवासी फिगर्स को, जो आदिवासी के मेन आइकन है, जैसे कि बिरसा मुंडा है, जयपाल सिंह मुंडा है, रामदयाल मुंडा है, उनको आप इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ाएंगे इंडिया के क्लासरूम्स में। वो प्रोविंशियल लेवल पे भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी लेवल में, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर हो, या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू जैसी, आप किसी भी सिलेबस को उठा के देख लें, किसी भी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का कहीं भी एक आदिवासी पार्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर हम कोशिश करें तो हम सिर्फ और सिर्फ जयपाल सिंह का नाम देखते हैं, वो भी आज, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे। तो शायद मुझे लगता है कि अगर हम ये बात दोहराए, शायद और लोग रिसर्च करें इस पे, तो शायद ये बात आम हो जाएगी कि हाँ, आदिवासियों को एक इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन का और हिस्ट्री थॉट का ओहदा नहीं मिल रहा है, दूसरा इस पे रिसर्च करना और ज़रूरी है। पढ़ाया जाना चाहिए सिलेबसों में या यूनिवर्सिटीज़ में बिरसा मुंडा को? जी, मेरा पूरा मानना है कि बिरसा मुंडा को ना ही सिर्फ पढ़ाया जाना चाहिए, बट प्रमोट भी करना चाहिए। और इस प्रमोशन के थ्रू ये कहना बहुत ज़रूरी है कि बिरसा आदिवासी हैं। मुझे लगता है कि हम जब भी किसी को आइकन बनाते हैं तो वो अपने आप भगवान का रूप ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि बिरसा का उन्हें आदिवासी या किसी समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी थे। उनकी लड़ाई उनके मटेरियल रियलिटी से जुड़ी हुई थी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से जुड़ी हुई थी, उनकी सोशल रियलिटी से जुड़ी। शायद इसी कारण उन्होंने रिबेलियन किया। अगर वो अपर कास्ट हिंदू मेल होते तो शायद उनको इतना इंस्पिरेशन और इतना सफरिंग नहीं झेलना पड़ता, और शायद वो रिबेलियन ना करते। तो मुझे लगता है कि ये कहना बहुत ज़रूरी है कि बिरसा का एक रूप भगवान भी है, बट दूसरा प्राइमरीली वो आदिवासी हैं। तो और इसलिए बिरसा मुंडा को संविधान मानने वाले भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना संविधान ना मानने वाले भी उतना ही सम्मान देते हैं, या संविधान को चुनौती देने वाले भी। गांधी प्रासंगिक हैं, हमेशा रहेंगे, क्या माना जाता है? बिरसा मुंडा कितने प्रासंगिक हैं आज की तारीख में? मुझे लगता है कि मैं एक इंस्टेंस देता हूँ। मैंने अभी ये बात बोली थी कि जब मैं कल रांची एयरपोर्ट पे लैंड किए, तो बाहर आते मैंने देखा वेलकम टू बिरसा मुंडा एयरपोर्ट।
और वो पहला बैनर है जो आप देखते हैं जब आप एयरपोर्ट से फ्लाइट से बाहर निकलते हैं, रांची में कदम रखते हैं और आप देखते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और उसके नीचे गांधी की हिस्ट्री देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सुनते और देखते तो बहुत कुछ हैं बिरसा मुंडा के बारे में, बट आप जानते नहीं हैं। और एक पर्सनल इंस्टेंस में देना चाहूँगा कि जब मैं 25 साल का था, जब मैं लंदन गया था, तो मैं एक बहुत प्रतिष्ठित स्कॉलर से मिला था जिनका काम बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और उन्होंने मुझे ये बोला था कि बिरसा में क्या बचा है करने के लिए, तुम क्यों करना चाह रहे हो, उसमें कुछ नहीं, और ये यादें क्या होती है, कुछ नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इस कहने से शायद मैं डिमोटिवेट हो जाता, शायद मैं ये सोच लेता कि ये इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं तो ये बोल रहे हैं तो इनकी बात सुन लेनी चाहिए। पर तब से और आज तक जब ये एक बुक का फॉर्म ले चुका है, मुझे लगता है कि कभी भी आपको इस बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए कि कोई आपको ये कहे कि कोई आइकन है कि नहीं है। हाँ, बिरसा मुंडा एक फायर ब्रांड बन चुके हैं। आज पूरे देश में उन इलाकों तक वो पहुंच चुके हैं जहां लोग सिर्फ उनका नाम सुना करते थे, या नाम नहीं जानने के बाद भी अब लोग उन इलाकों में अपने जिन इलाकों में आंदोलन हो रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर हो रहे हैं, वहाँ बिरसा मुंडा के स्टैचू बन रहे हैं, बिरसा मुंडा को वहाँ लोग जप रहे हैं, बिरसा मुंडा को जान रहे हैं, और सरकार ने भी अब बिरसा मुंडा को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। क्या लगता है कि बिरसा मुंडा की थॉट्स प्रोसेस को अगर हम देखें तो मतलब किस तरह से वो लोगों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं? बहुत तरीकों से वो अपनी जगह बना रहे हैं। एक उनका पक्ष ये है कि बिरसा ने कॉलोनियल एम्पायर के अगेंस्ट, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट लड़ाई किया। ये एक बहुत बड़ा पक्ष है और मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं इस किताब में, और वो एक ऐसा पक्ष है जो आप हर जगह देखते हैं। और मुझे लगता है कि उस पक्ष में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उस पक्ष के साथ। उस पक्ष के साथ एक डेंजर ये है कि फिर हम सिर्फ और सिर्फ बिरसा को एक नेशनलिस्ट फिगर मानेंगे, और इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम बिरसा को बांध देंगे उस दायरे में जिस दायरे में वो एक नेशनलिस्ट फिगर बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिरसा की प्राइमरी लड़ाई जो थी वो अबुआ दिसुम और अबुआ राज के लेवल पे थी। वो आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के वो आज आज़ादी के बाद भी आज भी लोग वो नारा लगाते हैं, अपनी राज हो या ना हो, लेकिन अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा लगता रहा है। आपने उन इलाकों का भ्रमण किया जहाँ पत्थलगड़ी का आंदोलन चला, और आपने अपनी किताबों में भी उसका जिक्र किया है, ये ससंदरी का। इसको लेकर के आपकी क्या धारणा है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए क्योंकि जब मैं ये बुक फिनिश कर रहा था, मैं अपनी रिसर्च फिनिश कर रहा था, उस समय पत्थलगिरी अपने पीक पे अचानक से झारखंड में आ गया। तो मैं जिन गाँव में जा रहा था, मैं अचानक से पा रहा था उसके सामने एक पत्थलगिरी आ जाता था। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। हाँ, एक्साइटेड हो गया, और मैं सोचता था कि एक तरफ आपका पूरा देश है जो आदिवासियों को आज भी म्यूजियम के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। पॉपुलर पोर्ट्रेयल आप किसी भी मूवी में देखिए, जो पूरा आदिवासी का पोर्ट्रेयल है वो हमेशा रेशियलाइज्ड वे में होता है, जिनमें आप आदिवासियों को बिछड़ा, पहले के समय में रहने वाले लोग आदिवासी के तौर पे देखते हैं। और दूसरे तरफ पत्थलगड़ी है जहाँ पे ससिंदरी, आई मीन बरियल स्टोन के ऊपर इंडिया के सबसे मॉडर्न टेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सर्प्ट्स लिखे जा रहे हैं। तो मैं खुद में ही डायलॉग करता रहता था, मैं सोचते रहता था कि ये चीज़ें तो हो चुकी हैं, क्योंकि मैं जब 19th सेंचुरी का एक बहुत रोबस्ट अकाउंट है जो टी.एस. मैकफर्सन ने लिखा है, उस मैकफर्सन के रिकॉर्ड में आपको पता चलेगा कि 19th सेंचुरी में भी आदिवासी बरियल स्टोन्स का यूज़ कर रहे थे। तो मुझे लगा, मैंने अपनी सुपरवाइज़र को लंदन में बोला कि मैं अभी झारखंड से आया हूँ, मुझे लग रहा है कि इस मूवमेंट और मेमोरी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एक संबंध है और मैं इस पे लिखना चाहता हूँ। मेरी सुपरवाइज़र ने बोला कि तुम्हारे 9 महीने बाकी हैं, तुम्हें जो लिखना है वो लिखो, आखिरी में तुम्हें प्रूव करना होगा कि ये कैसे जुड़े हुए हैं। तब मैंने इस चैप्टर को लिखा और मैंने इस चैप्टर के थ्रू बताने की कोशिश किया है कि जब भी हम सोचते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री हमेशा फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। आप और लिनियरली वो प्रोग्रेस करती है कि एक इवेंट हुआ उसके बाद ये हुआ। मेमोरी जो है वो बहुत फ्रैगमेंटेड चीज़ है, वो अलग अलग जगहों पे
हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह होती हैं, जहाँ पे लोग एक इवेंट तो होता है बट उसका जो पर्सनल अकाउंट होता है वो हो सकता है उस इवेंट के फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन से बहुत अलग हो। तो मुझे लगा कि ये पत्थर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये पत्थर तो 19th सेंचुरी में भी यूज़ हो रहे थे। तो मैंने इस पे एक कॉमेंट्री लिखी इस किताब में कि ये बहुत ज़रूरी है देखना कि आदिवासी जो हैं दे आर बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एट द सेम टाइम। सो एज लॉन्ग एज यू हैव दीज बाइनरीज इन योर ब्रेन, बिकॉज ये बहुत ही मॉडर्न कंस्ट्रक्ट है। जब आप समय और हिस्ट्री को दो अलग अलग कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं एंड आदिवासी इसको ध्वस्त कर देते हैं, दे कम्प्लीटली एनहाइलेट, दे शो यू how history is a personalized account of representation. They show, and Pathalgiri is a great remarker क्योंकि T.S. Macpherson के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि they used it, they used burial stone as a marker of territory. अपने जमीनी claims को prove करने के लिए burial stones को use किया उन्होंने। बिल्कुल, और यहाँ से ढो करके कलकत्ता ले जाया गया था। ये भी इतिहास में लिखा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो थोड़ी वर्तमान पर बात कर लेते हैं, वर्तमान हालात पर बात कर लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेनसो। द सोरेनसो में हमारे साथ हैं राहुल रंजन, बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये बुक इनकी अभी अभी रिलीज हुई है, हमारे हाथ में यह आई है और इस किताब से बिरसा मुंडा से जुड़े पहलुओं पर हम इनसे बात कर रहे हैं। तो राहुल जी, जहाँ तक मैं इस वक्त हालात देख रहा हूँ, सिचुएशन देख रहा हूँ, आदिवासी एक मिसाइल की तरह हो गए हैं, बस उन्हें ट्रिगर करने की ज़रूरत है। इतने सारे इश्यूज और स्पेशली ट्राइबल यूथ, आपको क्या लगता है? हाँ, हैं, वो ट्रिगर होते हैं और मुझे लगता है कि बहुत जायज़ है कि वो ट्रिगर होते हैं क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिकली गलत होते आ रहा है। उनकी ज़मीन जा रही है, उनकी ज़मीनों की रिकॉर्ड्स नहीं हैं तो फॉल्सली कंपनीज एक्वायर कर रही हैं, उनके ज़मीन के लैंड बैंक बना दिए जा रहे हैं जो कि एक अलग प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि उस आक्रोश को समझने के लिए आपको आदिवासी बनना पड़ेगा और अगर आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं, जो कि सच है, आप नहीं बन सकते हैं। मैं खुद गैर आदिवासी रिसर्चर हूँ और ये समझने में मुझे 8 साल लग गए कि मैं जब ये रिसर्च करने झारखंड आया हूँ एज एन अपर कास्ट हिंदू, एज ए मेल, आई हैव सो मच प्रिविलेजेस, यू नो, आई एम गोइंग इनटू फील्ड में लोगों से जाके मिल रहा हूँ, लोग मेरे से बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर खुद को ही देखूँ कि मैं इतना आक्रोशित क्यों नहीं हूँ कि आदिवासी इतना आक्रोशित है, तो मैं शायद खुद के ही निजी स्तर से ही बता पाऊंगा कि मेरे कास्ट ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, मेरे कास्ट ने मुझे सोशल कैपिटल दिया है कि मैं एक छोटे से टाउन से, दरभंगा से निकल के मैं लंदन तक जा सका। और मुझे लगता है कि जो आदिवासियों के साथ हिस्टोरिकली हो रहा है, इससे ये आक्रोश बहुत ही नेचुरल है मेरे लिए। भले वो मीन्स जो यूज़ कर रहे हैं जस्टिफाई करने के लिए इस आक्रोश को, वो सही है कि नहीं उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये आक्रोश, ये कोई आक्रोश खाली जगह से नहीं आ रही, वॉइड से नहीं आ रही, ये बहुत ही हिस्टोरिकली सिचुएटेड टेंशन है। आपकी बेबाक राय चाहूँगा, बिरसा मुंडा की जो लड़ाई थी और आज की परिस्थितियाँ, उस वक्त कॉलोनियल सिचुएशन से वो फाइट कर रहे थे और आज की परिस्थितियाँ, इन दोनों हालात में क्या बदलाव नज़र आ रहा है? बदलाव है भी और बदलाव नहीं भी है। बदलाव इसलिए है कि आज आदिवासी रिप्रेजेंटेशन स्लाइटली बढ़ा है, थोड़ा सा हम देखते हैं आदिवासी रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और नहीं बदला है क्योंकि आदिवासी आज भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो वो 19th सेंचुरी। तो आप जब इस किताब का पहला पन्ना देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट से पहले, वहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट पैराग्राफ कोट किए हुए हैं। तो जब आप किताब को पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि ये 3 डिफरेंट पैराग्राफ का मतलब क्या है। जब आप गहराई से देखेंगे तो पहला 2 पैराग्राफ जो है वो 19th सेंचुरी का पैराग्राफ है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल लिखते हैं कहते हुए कि इन मुंडाओं को लगता है कि ये जो दिसुम है ये इनका है, ये डिल्यूजनल लोग हैं, इनको पता नहीं है कि ये सरकार का है या ब्रिटिश का है या जमींदारों का है। और ऐसा ही सिमिलर चीज सेकंड में बोलते हैं। थर्ड में मैंने दयामनी बारला का कोट दिया है, जब दयामनी बारला ये कह रही हैं कि हम लोग पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे, आज हम लोग नियो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि रेजिस्टेंस मूवमेंट में कोई चेंज आया है। आज भी आदिवासी
अंडर रिप्रेजेंटेड हैं बोथ एकेडेमिया में जहाँ मैं काम करता हूँ। मैं बहुत कम आदिवासी स्कॉलर से मिला हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई इतनी सारी इंडिया में की है। तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें जो ज़मीनी सच्चाई है वो आज भी वैसी ही हैं जैसी थी वो। भारत से बाहर बिरसा मुंडा को कहाँ पाते हैं आप? बहुत कम। तो जब मैं अपना पीएचडी शुरू किया था और मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, तो मैंने कुछ समय अमेरिका में बिताया, फिर अब मैं नॉर्वे में काम करता हूँ, और पीएचडी के दौरान मैंने अलग अलग चैप्टर्स येल में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, अलग अलग जगह मैंने अपनी चैप्टर्स को प्रेजेंट किया था। तो लोग बोलते थे कि मैंने नाम तो सुना, मैं जानता नहीं हूँ कि ये कौन है, और ये वो लोग हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स थे। तो मैं तो फॉरेनर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। फॉरेन एकेडमिक्स जब तक वो बहुत स्पेसिफिक ना हो, जैसे कि अल्पा शाह हैं जिन्होंने इन द शैडो ऑफ द स्टेट लिखी है झारखंड पे, या डेनियल रॉयक्रॉफ्ट है जिन्होंने बहुत फैंटास्टिक आदिवासी आर्ट हिस्ट्री पे काम किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत कम लोगों को पता था। तो जब मेरी किताब ट्विटर पे गई तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लोग इसको रिसीव किए। तो बहुत सारा ईमेल आया मेरे पास ये कहते हुए कि थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस फिगर। तो बहुत लोगों को ये पता भी नहीं था कि ये एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बाहरी लोग। बट मुझे लगता है कि वो सच्चाई इंडिया के अंदर भी है वैसी ही। मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे मेरे कॉलीग होंगे जिनको पता होगा कि बिरसा मुंडा कोई है, बट क्या है ये शायद ना पता हो। बिरसा मुंडा और जिस वक्त ये संघर्ष चल रहा था, यानी 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, जब वो कॉलोनियल सिस्टम से लड़ रहे थे, उस वक्त मिशनरीज भी अपनी प्रभाव बढ़ा रहे थे। क्या लगता है कि आपको मिशनरीज ने बिरसा मुंडा को पैदा किया या बिरसा मुंडा ने मिशनरीज को के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मैं इसे, मेरी जो सेकंड चैप्टर है किताब की, जो हिस्टोरिकल आर्काइव पे बेस्ड है, वो यही दिखाने की कोशिश करती है कि कोई एक मिशनरी ग्रुप नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं मिशनरी होमोजेनस ग्रुप है, जैसे कि हम आदिवासी के बारे में सोचते हैं कि वो होमोजेनस है, सब एक जैसे हैं। मिड 19th सेंचुरी में 4 डिफरेंट मिशनरी ग्रुप्स इंडिया आई थी, स्पेशली छोटा नागपुर, और उन 4 डिफरेंट मिशनरी ग्रुप्स का डिफरेंट इंटेंशन एंड एम्बिशन था जिसको वो परस्यू करना चाह रहे थे। And each missionary group contributed in different way to the आदिवासी community। तो जो मिशनरी का सवाल है, जिसके बारे में बहुत एक्सटेंसिवली मैं लिखता हूँ, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसलिए क्योंकि हाँ, मैं इस चैप्टर को सर्चिंग फॉर हीदन सोल बोलता हूँ, हीदन्स के आत्मा को ढूंढने की प्रयास। मैं इसलिए ये बोलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा रेटोरिक है लोगों को बांधने के लिए इस चैप्टर में, क्योंकि जो मिशनरी का रोल था वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड था। तो एक लेवल पे वो आदिवासियों को बदलना चाहते थे, उनका परिवर्तन देखना चाहते थे, उनको कास्ट हिंदू सोसाइटी की तरह देखना चाहते थे। तो बहुत सारी डिस्क्रिप्शन है जिनमें उन्होंने आदिवासियों के बारे में सैवेज, अनरूली, फूलिश, ये सब लिखा है। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखते हैं कि गोस्नर जैसे इंस्टीट्यूशन जो है, जो जर्मनी से आए हैं, वो एक्टिवली लीगल पेटिशनिंग में भी इन्वॉल्व हैं। आदिवासियों को लैंड राइट्स दिलाने में वो कोर्ट जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। फादर लेविन्स और एक तो फादर हॉफमैन, ये सब आदिवासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लैंड राइट प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी जो भूमिका है वो हमेशा याद रखी जाएगी। बहरहाल आप नदियों पर भी रिसर्च करते हैं, तो आगे आपकी क्या प्लान्स हैं? मैं पिछले 3 साल से नदियों के अधिकार पे काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ पर्यावरण में बदलते पर्यावरण के कारण नदियों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को देख रहा हूँ जो बांध बन रही हैं अपर स्ट्रेच हिमालय में। बट मुझे लगता है कि मेरा कंसर्न सिमिलर है। मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे ये जो इंडिया शाइनिंग स्टोरी है कि देश बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए प्रोसेस में कौन लोग बढ़ रहे हैं। तो मैं अभी भी इंटरेस्टेड, कौन छूट रहे हैं। हाँ, मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी के अंदर इनइक्वालिटी कैसे और डीपन हो रही है। तो मुझे लगता है कि मेरे कंसर्न सिमिलर हैं, बट रिसर्च साइट्स डिफरेंट है। देश बढ़ रहा है, इससे कोई दो राय नहीं, लेकिन गैप्स बढ़ रहे हैं, आपको लगता है? जी, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, या फिर सरकार के वो दान पर बस उनकी जिंदगी टिकी हुई है, या अगर 5 किलो अनाज बंद कर दे तो वो भूखमरी से मर जाएंगे, अगर वो उन्हें घर दे ना दे तो फिर ये वापस जंगल में गुफाओं में रहने लगेंगे। ऐसी सिचुएशन आ गई है।
क्या लगता है कि अब हम इस देश को बिरसा मुंडा के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें अब रिबेलियन के बारे में अलग तरीके से सोचना होगा, क्योंकि हमारे चैलेंजेस बहुत अलग हैं बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा के जो चैलेंजेस थे वो बहुत डिफरेंट थे। अब हम इस तरह से सीधी फाइट नहीं कर सकते। हाँ, अब हम बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो हमें बहुत केयरफुली एग्जामिन करना होगा कि किसके अगेंस्ट हम रेजिस्ट कर रहे हैं। चलिए, आखिर में आपकी अगली किताब किस विषय में पढ़ने को मिलेगी? मैं सोच रहा हूँ कि मैं नदियों पे लिखूं पर शायद। चलिए, उसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you राहुल so जी। much. थैंक यू वेरी मच। जोहार। तो हमारे साथ थे यंग राइटर, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, राहुल रंजन। यह किताब इनकी नई आई है, पढ़िएगा ज़रूर। बिरसा मुंडा को जाने बगैर आप झारखंड को नहीं समझ सकते, यह मेरी निजी सोच है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।